हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। सो बच्चे, इस 25 एमसीक्यू की सीरीज के अंदर आज साउंड एंड वेव वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ध्वनि एवं तरंगे, इससे रेलिवेंट जितने क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं, आज उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं। तरंग एवं ध्वनि। पहला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है और आंसर देखिए क्या होगा। A radio station broadcast on the 30-meter band. The frequency of the carrier wave transmitted by this station is। एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। देखिए बच्चे, क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीजों का जिक्र किया गया है भाई। सबसे पहला आपको एक वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य। देखिए कोई भी वेव होती है बच्चे, कोई भी तरंग होती है, तो उस एक तरंग की जो लंबाई होगी बच्चे, एक तरंग मान लो यहाँ से लेकर शुरू हुई और यहाँ गई, तो ये जो लंबाई है बच्चे, इसको क्या बोलते हो आप? वेवलेंथ बोलते हो, तरंग दैर्घ्य बोलते हो। यहाँ पर वेवलेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? 30 मीटर। वेवलेंथ का सिंबल होता है लेमडा। 30 मीटर दे रखी है। पूछा क्या है आपसे? आवृत्ति, यानी सर आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। ये देखिए, तो बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में से एक चीज दे रखी हो और एक चीज के बारे में आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में बच्चे, वो आपने लगा देना है। रिलेशन क्या होता है बच्चे? रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये आपके पास में बच्चे एक रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये पुट करना है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालना है। सी की वैल्यू, सी का मतलब होता है बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपका प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको सी के सिंबल से हमारे द्वारा लिखा जाता है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू में 10⁻⁸ और नीचे लेमडा का मतलब क्या बच्चे? ये लो 30। अब अगर बिल्कुल ही आप मैथमेटिकल तरीके से इसको पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे ना, तो सीधा सीधा मतलब ये है भाई, 3 और 10⁻⁸ का मतलब है कितनी जीरो है? 8 जीरो है। ये लीजिए, ये मैंने 8 जीरो लगा दी भाई। और अपॉन में कितना है बच्चे? ये लिखा हुआ है सर। जीरो से जीरो काट दो, 3 से इसको काट दो बच्चे। 3 से काटोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 7 जीरो तो बची ही हुई है ना, 7 जीरो तो बची ही हुई है बच्चे। अब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो को हम, यानी 10⁻⁶, आपने सुना होगा बच्चे 10⁻⁶ को क्या कहा जाता है हमारे द्वारा फिजिक्स में? इसको कहा जाता है मेगा। मेगा के नाम का एम और 10 का 10, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी निकाली है तो हर्ट्स, 10 मेगा हर्ट्स इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। सुना होगा ना, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा जाएगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये 10⁻, कोई भी हो उसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका होता है। जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁻⁶ को जैसे लिखते हो ना आप ऐसे, तो ऐसे ही बच्चे मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। ध्यान रखें आप। ओके सर, तो इसका आंसर देखो ये रहा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है? द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली। देखो भाई, हम सामान्यतः बातचीत करते हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली जब बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल के आसपास तक हम शोर उत्पन्न करते हैं। और जब बच्चे नॉर्मल बातचीत करते हैं तो 40-50 डेसिबल तक उत्पन्न करते हैं। चिल्ला करके बात करते हैं तो 70 डेसिबल तक भी कर देते हैं उत्पन्न। लेकिन अगर ऐसा कितना शोर होगा कि हमारे कान जो है वहां तक सुनने के बाद में डैमेज ना हो? तो बच्चे इतना शोर होता है लगभग 125 डेसिबल। 125 डेसिबल के आसपास ट्रेन का हॉर्न जो होता है बच्चे, लगभग 125 डेसिबल के आसपास ही होता है। इतने शोर पे हमारे कानों की सुनने की शक्ति तुरंत भी खराब हो सकती है बच्चे। तो लगभग 125 के आसपास तक है, ठीक है। साउंड पोल्यूशन कहा जाता है 85 डेसिबल के आसपास। अगर 85 डेसिबल कहीं का शोर है बच्चे, तो उसके बाद अगर ज्यादा शोर हो रहा है 85 डेसिबल से ज्यादा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर साउंड पोल्यूशन है। लेकिन बच्चे हमारे कान इसके ऊपर तो सहन करना मुश्किल है फिर आपके पास, ठीक है सर। तो 125। तीसरे क्वेश्चन पे आइए बच्चे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका कारण क्या है? देखिए बच्चे, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि भाई रेल की पटरियों पे एक मजदूर थोड़ी दूरी पे काम कर रहा था और एक उसी का फ्रेंड उससे थोड़ी सी कुछ मीटर की दूरी पे और अपना कान पटरी के ऊपर लगा करके लेट गया। अब जब भी वो उसका फ्रेंड हथौड़ा मारता रेल की पटरी के ऊपर तो उसको 2 आवाजें आती। आप भी इमेजिन करो, कभी आपने ऐसा अगर अनुभव किया हो, 2 आवाजें आती हैं बच्चे। इसके पीछे कारण क्या है? देखो पहले मैं कारण आपको बता दूं बच्चे। रीजन ये होता है कि भाई उसने हथौड़े को हिट किया। हिट करने के बाद में जो साउंड है, 2 साउंड उत्पन्न हुई। एक साउंड जो उस स्टील के अंदर चल के आ रही है, जो रेल की पट्टियां जिस स्टील से बनी है, तो साउंड बच्चे आपकी स्टील के अंदर भी चल रही है और दूसरी साउंड एयर के माध्यम से भी आ रही है। अब आप साउंड वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता है सर, स्टील के अंदर, इस्पात के अंदर लोहे की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एयर के अंदर कम होती है सर। तो एयर के अंदर से जो साउंड आ रही है आपकी तरफ वो थोड़ी स्लो आ रही है, स्टील के अंदर से तुरंत आ गई। तो बच्चे पहले स्टील वाली सुनाई दी, फिर एयर के माध्यम से जो साउंड आई है वो सुनाई देगी आपको, तो इसीलिए 2 बार, यानी एग्जैक्टली रीजन आप ऐसा बोल सकते हो सर, साउंड की जो स्पीड है वो स्टील में ज्यादा है, एयर में कम है, इसीलिए पहले स्टील के माध्यम तक हमारे कानों में पहुंचती है, उसके बाद सर एयर के माध्यम से हमारे कानों में आती है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चे? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। यस, ए ही आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चे। When two person talk to each other, how many decibel of sound is produced? जब दो व्यक्ति एक दूसरे से सामान्य बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि, कितना तेज ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चे? अभी बताया था मैंने, लगभग 40-50 के आसपास उत्पन्न हो सकती है। तो सही आंसर होगा सर आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए बच्चे। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती क्योंकि स्त्रियों की आवाज, देखो वुमेन्स की वॉइस जो होती है बच्चे वो आपकी थोड़ी श्रिल होती, शार्प होती है बच्चे। उसके पीछे का कारण क्या है? देखो भाई, साउंड का शार्प होना या हैवी होना ये डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगा सर, एक प्रॉपर्टी होती है पिच। पिच जिसको आप लोग बोलते हो तारत्व, और ये तारत्व डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर? फ्रिक्वेंसी के ऊपर, आवृत्ति के ऊपर। फ्रीक्वेंसी या सर ये डिपेंड करता है आपका आवृत्ति के ऊपर। अगर किसी के भी साउंड की फ्रीक्वेंसी बच्चे ज्यादा होगी तो हम ऐसा बोलते हैं कि उसकी पिच भी ज्यादा है, और पिच ज्यादा का मतलब है बच्चे उसके साउंड पतली आएगी। मुझे एक बात बताओ यार, कि अगर आप किसी चीज के ऊपर ऐसे हिट करते हो, आराम आराम से हिट करो, आवाज पूरी भारी भारी आएगी। तुम जल्दी 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 हिट करो तो क्या होगा? थोड़ी आवाज श्रिल हो जाती है, थोड़ी आवाज पतली हो जाती है बच्चे। समझ में आ गई बात? यही चीज है सर। तो फ्रीक्वेंसी मतलब वही तो है, 1 सेकंड में तुम कोई घटना कितनी बार घटा रहे हो, कोई फिनोमिनन 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा बच्चे, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है सर, आवृत्ति कहा जाता है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी साउंड कम, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी साउंड, सॉरी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी साउंड पतली, और जितनी आपकी कम फ्रीक्वेंसी उतनी साउंड भारी। ठीक है, तो यहां पर पूछा, बताओ कौन डिसाइड करता है? ये रहा, आवृत्ति उनकी क्या होती है? अधिक होती है बच्चे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउस्टिक, ये हमारे विज्ञान की एक शाखा होती है बच्चे, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? सो साउंड की सर, ऑब्वियस सी बात है, अकाउस्टिक साउंड की स्टडी करने वाली ही विज्ञान की शाखा है। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। देखिए बच्चे, साउंड की स्पीड और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन होता है, ये संबंध होता है बच्चे। और इस रिलेशन का अगर मैं प्रैक्टिकल मतलब बताऊं तो इसका मतलब है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान इंक्रीज करोगे तो आपकी लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड साउंड की बढ़ जाएगी। यानी हर 1 डिग्री तापमान ज्यादा होने से साउंड की जो चलने की स्पीड है बच्चे लगभग आधा मीटर पर सेकंड के आसपास बढ़ जाती है। तो यही पूछा भाई, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी सर, ऑब्वियस ही बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ध्वनि का तारत्व
किससे निर्धारित होता है? अभी मैंने क्या कहा था बच्चे आपको कि अगर किसी की साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होगी या लो होगी तो उसी हिसाब से हमारे द्वारा ये कहा जाता है साइंस की भाषा में कि उसका पिच भी आपका हाई या लो होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हम बोलेंगे इसका पिच तो क्या है। अगर अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हम बोलेंगे इसका पिच भी हाई है। और आवाज कैसी आती है? पतली बच्चे। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। तो आंसर आ जाएगा बच्चे इसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बाकी कंसेप्ट बच्चे आपने पढ़े हैं तो फिर दिक्कत का विषय है ही नहीं आपके पास में। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जब ध्वनि का स्रोत और परावर्तक की न्यूनतम दूरी होती है। A clear distinct echo of a sound is heard when the minimum distance between the source and the observer is। इसने कहा बच्चे कि सामान्यतः आप अपने घर के कमरे के अंदर कितना भी तेज बोलो, क्या आपको इक्को सुनाई देती है? इक्को का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलो हेलो तो एक आवाज आए हेलो 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 हेलो। ऐसा आपने मूवीज में देखा होगा। और मूवीज के अंदर आप सामान्यतः देखते हो कि माउंटेन्स के पास खड़े होकर हम बोलते हैं कि भाई हेलो तो आवाज आएगी हेलो 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 हेलो। ऐसे अलग अलग दिशाओं से बच्चे आवाज आती है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपके घर में क्यों नहीं आती? क्योंकि बच्चे हमारी साउंड जो है ना वो जिस सरफेस से टकरा के वापस हमारे पास आके सुन रही है, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए उनके बीच की, यही आपसे पूछा है। कम से कम बच्चे आपके पास 16.5 मीटर यानी 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चे, मैंने कुछ भी बोला तो उस साउंड का असर मेरे कानों पर भी तो होगा। और वो कितनी देर तक रहता है? कोई भी ध्वनि है ना बच्चे, उसका असर हमारे कानों पे 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड के लिए होता है। उसके बाद उस साउंड का असर खत्म हो जाता है। अब मान लो मैंने पहाड़ के पास जाके कुछ बोला हेलो, तो बच्चे क्या हुआ? मेरी साउंड गई, लेकिन ओरिजिनल का असर तो मेरे कानों पे है 0.1 सेकंड। अब अगर वो दूर से टकरा के फिर मेरे पास वापस फिर आएगी, मतलब 0.1 सेकंड के बाद फिर से पहुंचेगी, तो क्या होगा? मुझे फिर से सुनाई देगी हेलो, फिर से सुनाई देगी हेलो। लेकिन मान लो मेरे सरफेस सारे पास पास है, मैंने कुछ बोला, उसका असर तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। उसके असर खत्म होने से पहले ही सभी जगह से टकरा के कानों पे आ गई, तो अलग से थोड़ी सुनेगी बच्चे, वो तो ओरिजिनल के साथ ही फील हो जाएगी मुझे, है ना? तो कम से कम सरफेस कितना दूर होना चाहिए? इतना दूर होना चाहिए ताकि जो साउंड टकरा के आ रही है वो 0.1 सेकंड के बाद मेरे कानों पे पहुंचे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए बच्चे। साउंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फॉलोइंग। इनमें से बताइए बच्चे साउंड कहां से नहीं चल सकती? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। वैक्यूम, निर्वात का मतलब जहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता बच्चे, कोई भी माध्यम नहीं होता है, वहां से नहीं चल सकती है। द एनिमल दैट यूजेज साउंड एज आई। ऐसा कौन सा जंतु है बच्चे जो ध्वनि का उपयोग अपनी आंखों के रूप में करता है? तो आप सबने सुना होगा सर, बैट क्या करता है? चमगादड़ जो है वो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। अल्ट्रासोनिक आप जिनको बोलते हो, कंसेप्टों में आपने पढ़ा अल्ट्रासोनिक कौन सी ध्वनि तरंगे होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों को बच्चे छोड़ता है। वो अल्ट्रासोनिक तरंगे चारों तरफ फैली हुई है, तो जहां से भी टकरा के उसके पास में आ गई तो उसने देखा भाई यहाँ कुछ ना कुछ है, तो अपनी मतलब चलने के लिए वो अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा। आपकी तो आंखों की सहायता से आप देख रहे हो चारों तरफ क्या है क्या नहीं, वो ऐसे ही आंखों की बजाय अल्ट्रासाउंड आपके ध्वनि तरंगे छोड़ता रहेगा बच्चे। और अंदाजा लगाता रहता है कि भाई यहाँ से टकरा के मेरी साउंड की तरंगे वापस आ रही, मतलब इधर रास्ता नहीं है, इधर से टकरा के आ रही, इधर रास्ता नहीं है। और जहां से टकरा के नहीं आती, लगातार जाती है, उधर ही उड़ता चला जाता है। ठीक है, तो बैट आप याद रखें। डॉल्फिन भी यूज करती है। वेवलेंथ इज कॉल्ड। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? देखिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये एक वेव मैंने बना दी, ये कोई एक तरंग है प्यारे बच्चे। और इस वेव की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाला जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोलते हैं इसको, श्रृंग। इसको हमारे द्वारा जो ऊपर वाला सेक्शन है ना बच्चे, इसको हमारे द्वारा श्रृंग कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है इसको। और नीचे वाला जो ये वाला क्षेत्र है ना बच्चे, इसको ट्रफ कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है, गर्त कहा जाता है इसको। कोई भी तरंग उसके दो हिस्से होते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या है बच्चे? वेवलेंथ का सिंपल सा मीनिंग होता है सर, किन्हीं भी दो
किन्हीं भी दो श्रृंग और गृत के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए बच्चे, ये आपके पास में ये श्रृंग, मैंने इसका एवरेज यहाँ पे ले लिया सर, है ना। एक तरंग का ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, ये मैंने इसका एवरेज यहाँ पर ले लिया। तो इस तरंग के से लेकर के और इस तरंग, ये इस तरंग के यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये भी श्रृंग, ये भी श्रृंग, यानी ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, इनके बीच की दूरी क्या होती है बच्चे? इसको बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, जैसे आपका ये गृत है, मैंने एवरेज इसका यहाँ ले लिया बीच में, ये भी गृत है, तो इन दोनों गृत के बीच की दूरी, ये भी वेवलेंथ, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी बच्चे। ऐसा थोड़ी है कि तरंग एक बार बड़ी होकर चल रही है, एक बार छोटी, बिल्कुल रेगुलर होती है सर। तो ये दूरी बोल दो चाहे ये दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार गृत के बीच की दूरी बच्चे। सिंपल सी बात यही है सर, उसी को कहते हैं वेवलेंथ। या फिर आप अगर इस तरंग के शुरुआत से लोगे तो इसके भी शुरुआत तक की दूरी बोल दो, एक ही मतलब है सर। आप यहां से यहां तक बोल दो, है ना, मतलब एक क्रेस्ट जहां से शुरू हुआ था उसके बाद दूसरा क्रेस्ट जहां से शुरू हो रहा वहां तक की दूरी, एक ही मतलब है सर। तो ये वेवलेंथ होती है। अब चार ऑप्शन में देखो आपको कैसे उलझाएगा। आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे जी कि सर सारे ही सही हैं, ये तो फिर कैसे चूज करोगे? दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। देखो बच्चे मैंने क्या कहा, दो क्रेस्ट नहीं, ऐसे तो ये भी क्रेस्ट है, ये भी है, क्या इससे इसके बीच की दूरी बता दोगे? दो लगातार क्रेस्ट बोलना पड़ेगा बच्चे, अगर बोलना है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा भाई। दो गृतों के बीच की दूरी को, दो गृत नहीं, दो लगातार गृत बोलना पड़ेगा। श्रृंग व गृत के बीच की दूरी को नहीं सर। दो निकटवर्ती श्रृंगों अथवा गृतों के बीच की दूरी, ये सही है बच्चे। निकटवर्ती सर, दो नजदीकी, दो लगातार बोल सकते हो, निकटवर्ती बोल सकते हो, श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी। दो लगातार क्रेस्ट के बीच की या दो लगातार टर्फ के बीच की दूरी क्या कहलाती है सर? उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन बच्चे निपट जाते हैं बहुत सारे बच्चे इसी में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय। साउंड की स्पीड को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता? बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रेशर, दाब, बहुत बार आ चुका पेपर के अंदर, आगे भी संभावनाएं बनी रहती हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी हर्ड। देखिए बच्चे, साउंड की फ्रीक्वेंसी के आधार पे तीन प्रकार की साउंड होती है बच्चे, तीन प्रकार की ध्वनि होती है सर। एक होती इंफ्रासोनिक, एक होती बच्चे इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य, यानी ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सर? 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। एक होती है बच्चे ऑडिबल, ऑडिबल श्रव्य, और श्रव्य जो होती है बच्चे, इसकी ये ऐसी साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच हो। और एक होती प्यारे बच्चों अल्ट्रासोनिक, जिसको आपने कंसेप्टों में अच्छी प्रकार से पढ़ भी लिया है, पराश्रव्य जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, पराश्रव्य के अंदर क्या होता है सर? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है सर, इससे ज्यादा इसकी आवृत्ति होती है बच्चे। तो आपसे पूछा भी, देखो ह्यूमन तो सुन सकता केवल ये, मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच की साउंड को केवल सुन सकता, बाकी हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ दूसरे जीव सुन सकते हैं। तो आपसे पूछा बताओ कि अल्ट्रासोनिक जो है ना, ये वाली, ये कौन सुन सकता बच्चे? मनुष्य नहीं सुन सकते, माइक्रोफोन की सहायता से नहीं सुना जा सकता। तो बच्चे इनको कुत्तों के द्वारा, कुछ नस्ल के कुत्ते होते हैं बच्चे, वो इनको फील कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा सर ए वाला। इसके बाद है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चे। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल, यानी कि आपने कुछ बोला, आपकी साउंड कहीं टकरा करके फिर आपको जो इको सुनाई देगा, तो उन दोनों के बीच का समय का डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैंने कहा था ना 1/10 सेकंड कम से कम गैप होना चाहिए, अभी समझाया था आपको, यही आ जाएगा सर। 16 नंबर पे आ जाओ बच्चे। किसी वस्तु के वेग और उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है सर? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड। बच्चे आपको इतना कहा है सर कि सर वेलोसिटी ऑफ साउंड
इन मीडियम जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा और इसको इजी करके बताता हूं। आपसे पूछा भाई वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऐसा कुछ आपको दिया है बच्चे। क्वेश्चन के अंदर कहा गया भाई मान लो एयर के अंदर साउंड की जो भी वेलोसिटी है, हमारी ध्वनि की जो भी चाल है, उसका अनुपात एयर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से। मान लो कोई मिसाइल है, कोई मिसाइल आपकी चल रही है बच्चे, जो आपकी मिसाइल चल रही है एयर के अंदर, सपोज करो बच्चे आपकी मिसाइल है ना 680 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है एयर में, और इसका अनुपात किसके साथ में, साउंड की स्पीड एयर के साथ में लगभग 340 के आसपास होती है। 340 मैंने लिख दिया सर। तो आपसे पूछा इनके अनुपात जो होगा, अनुपात मतलब आपने काट दिया 2 आ गया, बोला इसको क्या बोला जाता है, इसको कहते हैं मैक। जैसे यहाँ पर 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक ऐसा लिखा जाता है, तो ये बच्चे मैक संख्या होती है। अब आप कहोगे सर ये मैक नंबर क्या है, आपने तो बोल दिया। देखो मेरे भाई, साउंड की स्पीड या मिसाइल, एरोप्लेन, फाइटर जेट, ऐसी ऐसी जो चीजें बहुत तेज स्पीड से चलती है ना, उनकी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड में नहीं लिखते हैं, उनको मैक नंबर में लिखा जाता है। और मैक नंबर कैसे निकाला जाता है, जिस भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आपने मैक में बदलना है ना, उसकी स्पीड को ऊपर लिख दो और नीचे साउंड की स्पीड से डिवाइड कर दो, मैक नंबर आ जाएगा बच्चे। मोटा मोटी तौर पे मैक नंबर का मतलब इतना सा होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, वो साउंड की स्पीड से कितने गुना ज्यादा स्पीड से चल रहा है। समझ गए बात को। मैक का मतलब बस यही है, एक तुलना है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की और साउंड की स्पीड से कंपैरिजन है कि भी साउंड की स्पीड अगर इतनी स्पीड से चलती है तो ये ऑब्जेक्ट कितना गति से चल रहा है, दैट्स इट। 17 नंबर पे आ जाओ बच्चे। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। वी लिसन टू प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेशन बाय टर्निंग द नॉब ऑफ द रेडियो, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू। भाई सिंपल सा मतलब आपसे पूछा है कि रेडियो का जो सिग्नल पकड़ता है, रेडियो हमारा जो प्रोग्राम सुनते हैं, तो बच्चे वो प्रोग्राम आपके सुनने की जो फिनोमिनन है, जो घटना है, उस घटना को बच्चे क्या कहा जाएगा। तो विस्तार से बच्चे मैंने आधा घंटा आपको कंसेप्ट जब करवाए थे, रेजोनेंस एक घटना सुनाई थी बच्चे, अनुनाद मैंने आपको बताया था, तो आप समझ भी गए होंगे वही इसके पीछे का कारण होगा बच्चे, रेजोनेंस। तो जो बच्चे जितना अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल क्लियरली इन सारी चीजों के आंसर दे सकते हैं सर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी डैश अपरिवर्तित रहती है। यानी कि बच्चे साउंड मान लो एयर से वाटर में एंटर किया साउंड ने, या वाटर से ग्लास, कहीं भी दूसरी जगह पे साउंड ने अगर बच्चे एंटर किया, जहां जहां चल सकती है वहां की बात है। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बच्चे आपके साउंड एंटर करेगी, तो इनमें से कौन सी टर्म है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कभी नहीं बदलेगी बच्चे। तो याद रखना, कोई भी बच्चे आपकी तरंग होती है, कोई भी वेव होती है ना, जब वो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। बाकी की सारी चीजें बदल सकती हैं, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन है सर, if the velocity of sound in air is 330 meter per second and frequency is 550 hertz, what will be its wavelength? तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। देखिए बच्चे यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है 550 हर्ट्ज और वेलोसिटी दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या लिया आपसे, पूछ लिया सर वेवलेंथ यानी लेमडा पूछ लिया आपसे। तो बच्चे जब तीन चीजों का जिक्र किया है तो इन्हीं तीन चीजों के बीच का रिलेशन क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो। बिल्कुल सर, जब मैंने चैप्टर आपको करवाया था सबसे पहला रिलेशन यही बताया था। रिलेशन क्या होता है बच्चे इनके बारे में, सी आपका V इज इक्वल टू न्यू इंटू में लेमडा, V इज इक्वल टू न्यू इंटू में लेमडा। V का मतलब वेलोसिटी कितनी है बच्चे 330 और न्यू 550,
लेमडा अपने को निकालना है, लेमडा निकालना है बच्चे, तो 330 के अपॉन में ही काट दो इसको, 11 3 पे, ये 5 पे, यानी इधर 3 बचा हुआ है, उधर 5 इधर आके अपॉन में हो जाएगा। 5 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.56 30, 0.6, और ये आ जाएगा मीटर, क्योंकि वेवलेंथ है। तो ये देखो सी के अंदर है। तो जो रिलेशंस बच्चे आपके काम के हैं ना, वो तो मैंने आपको कंसेप्टों में ही करवा रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चे सोचेंगे सर आपने इसका आंसर तो दे दिया। देखो बच्चे, प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो कंसेप्ट किए उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये मतलब नहीं होता कि सारे ही कंसेप्ट फिर से हम क्वेश्चनों के अंदर भी करने बैठ जाएं, फिर तो बच्चे हमारे कंसेप्ट पीछे करने का क्या फायदा हुआ। अगर हमें एमसीक्यू में ही फिर से सारे कंसेप्ट उसी डिटेल में करने हैं तो फिर कंसेप्ट क्यों करने बच्चे, फिर हम एमसीक्यू कर लेते हैं। तो जहां मुझे लगता है कि भाई ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल शांति के साथ आधे घंटे बैठ के आराम से समझना चाहिए, तो बच्चे वहां पर मैं कोशिश करता हूं कि फिर जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनका समय दोबारा तिबारा खराब ना हो। तो एक आधा क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप भी कंसेप्ट को पढ़ो अगर आपको नहीं आता बच्चे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बाकी 99% तो चीजें हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं बच्चे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस। देखो बच्चे, साउंड वेव जो होती है, हमारी ध्वनि तरंग होती है सर, दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है भाई। साउंड या कोई भी तरंग कैसे उत्पन्न होती है, ये मान लीजिए बच्चे कोई भी पार्टिकल है, ये कोई भी आपके पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तभी तो कोई तरंग कोई वेव उत्पन्न होगी। यानी किसी भी वेव के उत्पन्न होने के लिए बच्चे पार्टिकल को वाइब्रेट करना होता है सर। तो मान लो ये पार्टिकल इस दिशा में और इस दिशा में, ये बच्चे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल इधर 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 ये वाइब्रेट कर रहा है सर। वाइब्रेट करेगा तो तरंग भी उत्पन्न होगी। दो तरह से उत्पन्न हो सकती है बच्चे तरंग, या तो बच्चे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तरंग उत्पन्न हो सकती है, या इसके पैरेलल डायरेक्शन में। यानी या तो जिधर कंपन कर रहा है उधर ही कोई तरंग बन सकती है, या जिधर कंपन कर रहा है उसके लंबवत दिशा में तरंग उत्पन्न हो सकती है। ये दो पॉसिबिलिटी होती है बच्चे तरंग उत्पन्न होने की। अगर तरंग इसके कंपन की दिशा में ही उत्पन्न होगी, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और बच्चे अगर तरंग इसके लंबवत दिशा में उत्पन्न होती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बच्चे, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहां कहां उत्पन्न हो सकती हैं बच्चे, ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी मीडियम्स में उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ना बच्चे, इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जगह उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है ना बच्चे, वो या तो सॉलिड में उत्पन्न होती हैं या फिर लिक्विड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सरफेस पे उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखें आप इस बात को। 21 नंबर का क्वेश्चन ने पूछा है, यस वही क्वेश्चन आ गया, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस। अनुप्रस्थ तरंगों को कहां उत्पन्न किया जा सकता है? डी वाला सर, या तो सॉलिड के अंदर या किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर। 22 नंबर पे आ जाइए बच्चे। हु फर्स्ट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय विस्लिंग, यानी विसल बजा करके सबसे पहले अल्ट्रासाउंड तरंगों को, अल्ट्रासोनिक तरंगों को किसने उत्पन्न किया था बच्चे? गाल्टन ने किया था। याद रखना, एनसीईआरटी का बहुत शानदार क्वेश्चन है। The speed of sound in air is 332 मीटर पर सेकंड if the pressure is double the speed of the sound is। अगर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है और वहां पर हमने वायु का प्रेशर डबल कर दिया तो साउंड की स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि साउंड की स्पीड के ऊपर प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ता है बच्चे, तो सेम टू सेम वही रहेगा आपका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, वट इज यूज फॉर क्लीनिंग द इंटीरियर ऑफ एरोप्लेन्स। देखो बच्चे, एरोप्लेन्स वगैरह हो या हमारे घर से इंसेक्ट वगैरह को दूर भगाना हो तो उनका एक अच्छा तरीका है हमारे पास अल्ट्रासोनिक तरंगों को उपयोग करके। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके विमान को साफ किया जा सकता है। जो धुएं वाली चिमनियां हैं उनकी कालिख भी हटाई जा सकती है, उनकी ब्लैकनेस को हटाया जा सकता है। हमारे घरों की दीवारों से जो कीट पतंगे चिपके रहते हैं उनको भी हटाया जा सकता है। तो आंसर आएगा सर यहाँ पर यस, अल्ट्रासोनिक वेव्स। फिर अगला क्वेश्चन बच्चे आपके पास 25, और इसके अंदर भी क्या पूछा है कि हमारे घर के आसपास से जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं यानी कीट पतंगे हैं, उनको, कीड़ों को घर से दूर रखने के लिए कौन सी तरंगे हैं? अल्ट्रासोनिक। तो ये बच्चे क्वेश्चन आपका ये भी था सर। तो ये थे प्यारे बच्चों आज के हमारे 25 क्वेश्चंस जो साउंड एंड वेव से आपने प्रैक्टिस किए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी मेहनत रखिएगा बच्चे,
और हाँ, आपके पास में जो बच्चे भी अपने संसारम एप्लीकेशन पे, जितने भी बच्चे संसारम एप्लीकेशन के ऊपर बैच को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बच्चे मॉक्स तैयार हो गए हैं। आप ही के पास में जहाँ पर आपके क्लास का फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर बच्चे, फ़ोल्डर के ही पास में एक और फ़ोल्डर दिखेगा या आपको ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपके चैप्टर वाइज़ मिलेंगे। जैसे यहाँ मैंने साउंड एंड वेव करवाया, वैसे ही साउंड एंड वेव का एक और 25 क्वेश्चन का मॉक मिलेगा, ऐसे चैप्टर वाइज़। तो बच्चे उनको भी लगाओ, अनलिमिटेड बार लगाओ बच्चे, जितनी बार आप लगा सकते हो, लेकिन होगा वैसे टाइम बाउंडेशन के साथ में। तो चलिए बच्चे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। जय हिंद।